सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण व्यवस्था। उसके पूर्व जो कल हमने बात की थी वह की थी भाषा की। भाषा के संदर्भ में कहा था विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से किया जाता है वह किया जाता है भाषा के माध्यम से। भाषा के 3 अंग कहे थे, वर्ण, शब्द, वाक्य। सबसे छोटी इकाई कहा था वर्ण को, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कहा था शब्द को, और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कहा था वाक्य को। और वर्णों से मिलकर या वर्णों का जो समूह था उसे कहा था वर्णमाला, जिसके संदर्भ से हमने सुर की बात की थी। सुर अर्थात जिसे बोलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी प्रकार की हेल्प न लेनी पड़े, वो कहे थे सुर। सुर को भी हमने जाना था। सुर 10 प्रकार के भी बताए थे, प्रयोग के आधार पर 13 प्रकार के बताए थे, और उच्चारण के स्थान पर 10 प्रकार के वर्ण बताए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो। अन्य वर्ण की क्या लेनी पड़ती हो? सहायता। यहाँ पर जो शब्द आया सहायता, सहायता का तात्पर्य है कि जिस वर्ण को बोलने में सुर की सहायता लेनी पड़ती हो। सहायता से क्या लेना? सुर की आवश्यकता पड़ती हो। ऐसे कई वर्ण हैं, जैसे का को लिखते हैं। का को बोलने के लिए क आ की ध्वनि बार बार निकलती है, अर्थात उसमें सुर की आवश्यकता पड़ी। का में भी क्या पड़ी? आ की आवश्यकता पड़ी। इस रूप से यहाँ पर वर्णन किया या परिभाषा दी। जिनको बोलने में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती हो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या सामान्यतया 33 कही जाती है। भाई किस रूप से है? जो 25 है, 25 तो है वर्णीय, वर्गीय, और 4 हैं अंतस्थ, 4 हैं ऊष्म, और इस रूप से पूरे 33 प्रकार के हो जाते हैं। देखें, का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। इस रूप से पंचवर्गीय कहे जाते हैं, जिसमें 25 शब्दों को समाहित किया गया है। जो एक शब्द दिखाई दे रहा है न, इसको पंच अक्षर भी कहा जाता है। इसे हम देखें अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण माने यहाँ पर जो संदर्भ किया गया 4 वर्णों को लिया गया। कौन कौन से हैं? या, र, ला, वा। ऊष्म वर्ण, जिनको बोलने में हमारी ऊष्मा निकलती हो। श, श, स, हा। इस रूप से 33 प्रकार के वर्ण कहे गए हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को यदि हम देखें तो व्यंजन वर्ण को का सब वर्गीकरण किया गया, अनेक प्रकार से किया गया। उन वर्गीकरणों में सर्वप्रथम हम जानते हैं घोष या कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया। आइएगा, घोष और कंपन के आधार पर वर्गीकरण के 2 भेद किए गए। एक तो किया गया अघोष और एक किया गया सघोष। अघोष का तात्पर्य क्या है और सघोष का तात्पर्य क्या है? आइएगा देखते हैं। आ माने होता है रहित, घोष माने कंपन से। कंपन से रहित जो घोष होता है अर्थात कंपन से रहित जो अवस्था होती है या जो उच्चारण किया जाता है वह अघोष अवस्था कहलाती है। यहाँ पर अघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो प्रत्येक वर्ण का ध्यान देना। जो प्रत्येक वर्ग है ये वो वर्ग है, पूरा वर्ग में गिना जाएगा। का वर्ग बोलेंगे तो 5 शब्दों को लिया जाएगा। और प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण माने प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। इस रूप से यहाँ पर कितने हो गए? 10 वर्ण हो गए। और श, श, स। इस रूप से यहाँ पर 3 वर्गों को अंगीकृत किया गया। इसके बाद आता है सघोष। सा का अर्थ होता है सहित, घोष माने कंपन से, जिसमें कंपायमान होता हो, जिसमें ऊष्मा को निकलते हुए स्वर होते हो। इसमें 3, 4, 5 जो वर्गीय है उसमें 3, 4, 5, 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ग का
3 4 5 3 4 5 इस रूप से लेंगे। या, र, ल, व, ह इन शब्दों को लेंगे और जितने भी स्वर आते हैं उन सभी को लेंगे। ये सभी क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सघोष स्वर है, वहां पर दे देते हैं या, श, श, ह, तो हमें किस पर राइट लगाना पड़ेगा? या पर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है या जो है वह क्या कहलाता है? सघोष स्वर कहलाता है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। एक तो है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण का तात्पर्य क्या है? किसे कहते हैं? अल्प का अर्थ होता है छोटा या कम, और प्राण का अर्थ होता है हवा निकलना। जिसमें कम हवा निकले, मुख के उच्चारण करने में कम हवा का प्रदर्शित हो, वो तो है अल्प प्राण। और जिन वर्णों को बोलने में, जिनका उच्चारण करने पर ज्यादा हवा प्रकट होती हो या ज्यादा वजन लगता हो, वो कहलाते हैं महाप्राण। निश्चित रूप से दूसरा और चौथा जो वर्ण है ये तो है महाप्राण, और बाकी पहला, तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण है ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। अल्प प्राण में संपूर्ण स्वर आते हैं या सभी स्वर आते हैं, और अंतस्थ वर्ण जो है या, र, ल, व ये पूरे अंतस्थ वर्ण उसी में जाते हैं। महाप्राण में क्या आते हैं? महाप्राण में आता है द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण प्रत्येक वर्ग का। जो 5 वर्ग बताए हैं, इन 5 वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण निश्चित रूप से महाप्राण में आता है। देखेंगे इसमें ऊष्म वर्ण को भी गिना जाता है। किसमें? महाप्राण में। यहाँ पर हमने देखा ऊष्म वर्ण को किसमें गिना जाएगा? महाप्राण में। ऊष्म वर्ण क्या है? श, 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 ह। ये जो वर्ण है ये ऊष्म वर्ण में गिने जाते हैं। जैसा नाम है उसी के आधार से यहाँ पर काम बताया कि उच्चारण के आधार पर, कि उच्चारण करते समय किसी न किसी स्थान से इनका संबंध होता है, वह कहलाते हैं स्पर्शी वर्ण। जैसे का, ट, त, प वर्ग के 1 से 4, 1 2 3 4 ऐसे चारों वर्गों के होंगे तो शब्द कितने होंगे? 16, अर्थात स्पर्शी वर्ण कितने हो जाएंगे? 16। इसके बाद बताया संबंधी वर्ण। संबंधी वर्ण को ऊष्म वर्ण के समान गिना जाता है। ऊष्म वर्ण को बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, उसी रूप से श, 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 ह ये 4 वर्ण जो हैं वह कहे जाते हैं संबंधी वर्ण। इसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी, जिनके साथ स्पर्श भी हो और संघर्ष भी जिन्हें करना पड़े, ऐसे वर्ण वास्तव में स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। चावर्ग जो हमने यहाँ पर छोड़ा था, चावर्ग के 4 वर्ण वास्तव में स्पर्श संघर्षी कहे जाते हैं। इसके बाद आता है नासिक वर्ण, जो नासिका से, जिनको बोलने में हमारी नासिका निमित्त बनती हो या निमित्त आती हो, वह सभी वर्ण कहे जाते हैं क्या? नासिक वर्ण, अर्थात वे होते हैं 5। इसके बाद होता है संघर्षहीन शब्द, जिनको कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ता हो, ना तो स्पर्श करना पड़ता हो ना संघर्ष करना पड़ता हो, वह कहलाते हैं संघर्षहीन, अर्थात इन्हें स्वर युक्त भी कहा जाता है। और ये वर्ण है या और वा, बानी वा, ये 2 वर्ण यहाँ पर कहे हैं। प्राकंपित जो वर्ण है, प्राकंपित वर्ण भी कितने? एक ही कहा है और वो है रा। और पार्श्विक का अर्थ होता है बगल या किनारा। ला वर्ण है, ला वर्ण को जब भी बोलते हैं जिब्रा ऊपर रहती है और हवा जो होती है वह कैसी होती है? बाहर की ओर निकलती हुई नजर, ला, अर्थात बगल से आवाज निकलती है, इसलिए इसको कहा पार्श्विक। एक आता है तारण जात। तारण जात का संबंध है फेंका हुआ वर्ण। यहाँ पर 2 शब्द हमने लिखे थे और उसके नीचे क्या किया था? लाइन को खींचा था। क्यों खींचा था? क्योंकि वह वास्तव में तारण जात शब्द कहलाते हैं। और ये कौन से शब्द कहलाते हैं? तारण जात शब्द कहलाते हैं। ये तो थे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जहां से उच्चारण करते समय जिस स्थान से वह उच्चारण किया जाता है वह स्थान के आधार पर। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं, इनका स्थान क्या होता है,
उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। आ और आ वर्ग, आ का वर्ग। एक आप चार्ट देख रहे हैं, पहले इसको देखें कि सबसे पहले व्यक्ति विचारों को या वर्णों को प्रकट करता है। कहाँ पर करता है? हृदय में प्रकट करता है। विचारों को सोचता है और विचारों को सोचकर सबसे पहले कहाँ आते हैं? कंठ में आते हैं। दूसरा तालु के यहाँ पर आते हैं। तालु के बाद मूर्धा के यहाँ पर जाते हैं और मूर्धा से दांतों के पास और दांतों के बाद ओठ के पास आते हैं और अपने भावों को प्रकट करते हैं। इसी आधार पर जो यहाँ पर 5 प्रकार के हमने स्थानों को संदर्भित किया है, इनको देखें। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और दंत। इस रूप से आ और आ का वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो कहा कंठ है, क्योंकि कंठ जब भी का बोलते हैं कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है, इसलिए इनको कहा कंठ। ई चू यशा नाम तालु। ध्यान देना, पाणिनि जी तो जो थे उन्होंने वास्तव में जिस सूत्रों को दिया वह वास्तव में अनुकरणीय है, परंतु यहाँ पर कुछ सूत्रों से हटकर भी है। जैसे एक विसर्जनीय नाम कंठा, वहां पर क्या कर लिया? कंठ में ही क्या कर लिया? हा को ग्रहण कर लिया, परंतु हिंदी व्याकरण थोड़ी अलग है, देखेंगे। ईचु यशा नाम तालु। ई, चवर, श और या, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो कहा तालु। री, टावर, रा और शा, इन वर्गों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ये मूर्धा के माध्यम से बोले जाते हैं। इसके बाद आता है दंत। दांतों से स्पर्श करते हुए जिन शब्दों का उच्चारण होता हो, ऐसे लीवर्ण, तवर्ग, ल और श, इन वर्गों का या वर्णों का उच्चारण जब किया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें दंत वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। ओष्ठ अर्थात ओंठों के माध्यम से, ओंठ जिसमें निमित्त होते हैं, उ, प, जब भी बोलते हैं तो ओंठ वास्तव में इसमें निमित्त बनते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ उच्चारण स्थान के नाम से भी जाना जाता है। और ए और ऐ, इनको कंठ तालु, क्योंकि ये मिले जुले होते हैं इसलिए इनको कंठ तालु। और औ, ओ और औ एक कंठ ओष्ठ, बकार दंतोष्टम, हा स्वतंत्र यंत्र है और आहा ये नासिक वर्ण कहा जाता है। इस रूप से उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार से प्रयोग किए, परंतु यहाँ पर हमने कितने बताए? 10 प्रकार से बताए। इस रूप से भी जानना चाहिए। अब संदर्भ आता है, आपने सुर बता दिए, व्यंजन बता दिए, इसके अलावा भी कोई शब्द होते हैं? तो कहते हैं हाँ, हिंदी साहित्य में और भी अनेक शब्द होते हैं। एक होता है अयोगवाय। अयोगवाय माने क्या? अंग और आहा लिखते हैं। अंग के ऊपर जो बिंदी लगाई गई है, ए वाली जो बिंदी लगाई गई है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और आहा जो ऐसे विसर्ग करते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, और अनुस्वार और विसर्ग को ही क्या कहा जाता है? अयोगवाय कहा जाता है। इसके बाद आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितने हैं? तो कहा 4 संयुक्त वर्ण हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स। छ का संयुक्त वर्ण है का और शा, इनके निमित्त से मिलकर ही छ इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। त्र में कौन कौन से शब्द मिले? ता और रा। इन दोनों वर्णों के मिलने पर ये संयुक्त अक्षर बन गया। ज्ञा, जा और या, इन दोनों के मिलने पर ज्ञा शब्द की उत्पत्ति हुई। जो अपन श्री लिखते हैं ना, श्री, शा और रा मिलकर इस शब्द की उत्पत्ति होती है श्रा। इसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक में आपने देखा होगा कई बार चंद्र बिंदु जो लगाते हैं उसे बोलते हैं अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक कई बार हमें विचलित कर देते हैं। अनुस्वार तो है बिंदी और अनुनासिक कहलाता है चंद्र बिंदी। तारण जात, तारण जात चिन्ह क्या कहलाते हैं? इसके संदर्भ में कहा था जो फेंके हुए वर्ण हैं, जिनको फेंका गया है, ऐसे जो वर्ण हैं वह वास्तव में क्या कहलाते हैं? तारण जात चिन्ह कहलाते हैं। इसके बाद आता है विदेशी स्वर। विदेशी स्वर कहें या आगत स्वर कहें, ये एक ही है। जैसे अपन लिखते हैं डॉक्टर, क्या लिखते हैं? जैसे लिखते हैं डॉक्टर,
जैसे अपन लिखते हैं डॉक्टर हुआ या अन्य चीज हुई, ध्यान देना। जैसे अपन ने लिखा डॉक्टर, कॉलेज, ये सब किस में जाएंगे? विदेशी स्वर में जाएंगे या आगत स्वर में जाते हैं। इसके बाद आता है विदेशी व्यंजन भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं। का हुआ, ख हुआ, जा हुआ, गा हुआ, फा। यदि इनके आगे बिंदी को लगा दिया जाए, जिन्हें हम फारसी शब्द भी कहते हैं, ध्यान ना, ख, ग और फा, ये अगर इनके आगे क्या लगा दिया जाए, ऑब्लिक कर दिया जाए, तो ये फारसी शब्द बन जाएंगे। ऐसे यहाँ पर ध्यान देना, ये जो विदेशी व्यंजन हैं ये कितने हैं? 5 हैं। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अब बात हमने प्रारंभ में की थी कि हिंदी वर्णमाला में 52 शब्द भी होते हैं और 56 भी होते हैं। किस आधार से होते हैं? देखें, 11 तो स्वर हैं और 23 व्यंजन हैं। इस रूप से 44 क्या कही गई? वर्ण कही गई। अयुग्वाय को जोड़ दें। अयुग्वाय कितने बताए थे? 2 बताए थे। संयुक्त व्यंजन 4, तारण जात 2। इस रूप से 52 शब्दों का संग्रह यहाँ पर हुआ। इसलिए कहा जाता है हिंदी साहित्य में वर्णमाला के आधार पर या प्रयोग के आधार पर कितने बताए? 52 शब्दों की उत्पत्ति बताई है। फिर यदि इसी में विदेशी शब्दों को और जोड़ दिया जाए, इस रूप से यहाँ पर 56 शब्द हो जाते हैं। ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। इस रूप से आज हमने जाना कि स्वर क्या कहलाता है, व्यंजन क्या कहलाता है, व्यंजन के पूरे वर्गों का यहाँ पर वर्णन करके बताया।